जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का बेहद महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है और उस ट्रांसलेशन की सीरीज में हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस समय कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड लेवल का ट्रांसलेशन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बीच में बेटा हम लोग इससे पहले 2 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर उन समस्त क्लासेस को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ विल, शैल, वुड, नीड, नीडेंट, डेयर, मे हैव या और हैड बेटर। इन सब का प्रयोग आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले समस्त वीडियोस के महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। ये आपका स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बहुत ही शानदार तरीके का चल रहा है इस समय का क्लास। तो क्लास समस्त आप लोग पूरा अंत तक देखा करें, जिससे आपका कोई भी टॉपिक इसमें छूटने ना पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ विल के बारे में। जैसा कि हम लोग जनरली जानते हैं कि जो विल होता है, इसका उपयोग भविष्य की किसी भी घटना, कार्य, निर्णय, इच्छा, प्रस्ताव, वादा, अनुमान या संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन किस किस चीज़ के लिए करते हैं तो बेटा भविष्य में कोई भी घटना हो उसके लिए करते हैं, कोई भी कार्य हुआ हो उसके लिए करते हैं, कोई निर्णय हो उसके लिए, इच्छा है तो उसके लिए भी करेंगे, प्रस्ताव के लिए भी करेंगे, वादे के लिए करेंगे, अनुमान के लिए करेंगे या फिर संभावना प्रकट करने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ आप लोग यहाँ से और जान लीजिए कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, जो कि अभी आपका अगला यूज़ आएगा, और अन्य के साथ में विल का प्रयोग होता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग इंग्लिश में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर धमकी और दृढ़ निश्चय होने पर सहायक क्रियाएं पलट जाती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग इन समस्त पीडीएफ को पाने के लिए, जैसे इस बीच में हमने कुछ पीडीएफ नहीं भेजा है, आज या कल मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कहा गया, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भविष्य के कार्य की बात हो रही है कि मैं भविष्य में ये कार्य करूँगा, अपनी कार्य योजना बता रहे हैं। और इसमें कहा गया, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। देखिए आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा विथ योर होमवर्क, यानी तुम्हारे गृह कार्य में, तुम्हारे होमवर्क में। तो मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद करूँगा। ये क्या है बेटा, देखिए ऊपर वाले में भविष्य में कार्य के बारे में बात हो रहा था, लेकिन नीचे वाले में इस वाक्य में आप देख रहे हैं वादा के बारे में, भविष्य की वादा किया जा रहा है, भविष्य के लिए इसमें वादा हो रहा है। और यहाँ पर कहा गया, आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाऊँगा। इस वाले वाक्य में अगर आप देखें तो इसमें क्या है बेटा, इसमें प्रस्ताव है, भविष्य में प्रस्ताव की बात हो रही है। तो पहले वाक्य में कार्य है, दूसरे में वादा है और तीसरे में प्रस्ताव की बात हो रही है। और ध्यान रहे ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें भविष्य के बारे में बात किया गया है। तो जब भविष्य में वादा हो या कोई कार्य हो या फिर प्रस्ताव हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और एक अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कहा गया, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। ये क्या है, तो ये भी आपका वादा ही है। यहाँ कहा गया, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। देखिए अगर मैं कह दूँ कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो वर्तमान में संभावना हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि इट विल रेन टुडे, मतलब आज बारिश होगी, तो ये क्या है बेटा, ये भविष्य में संभावना है, लेकिन है तो संभावना ही ना। तो इसलिए भविष्य में जब कोई संभावना होगी तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग अगला देखते हैं। अगला यूज़ है शैल का। शैल का अगर हम लोग उपयोग देखें तो आई और वी के साथ भविष्य काल बनाने के लिए, प्रस्ताव या फिर सुझाव देने के लिए या निर्देश देने के लिए भी किया जा सकता है। कितनी चीज़ों के लिए, भविष्य में प्रस्ताव होगा, अभी हमने बताया था कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है।
या फिर सुझाव होगा, या फिर भविष्य काल में किसी भी प्रकार का कोई भी घटना है, कार्य है, तो उस सब के लिए किसका प्रयोग होगा बेटा? तो शैल का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि आई विल गो टू द स्टोर, आई शैल गो टू द स्टोर, मैं दुकान जाऊँगा, मैं दुकान पर जाऊंगा। ये भविष्य की बात हो रही, भविष्य में कार्य की बात हो रही। किसकी बात हो रही? भविष्य के कार्य की बात हो रही है। फिर कहा गया शैल वी ईट डिनर हियर, क्या हम यहाँ भोजन करेंगे? क्या हम यहाँ भोजन करेंगे? तो ये क्या कर रहा है? ये प्रस्ताव की बात कर रहा है। जैसे आप लोग हैं तो मान लीजिए दो लोग साथ में हैं, तो आप पूछते हैं कि क्या कुछ खाएंगे भाई, या कुछ पानी वानी पिएंगे? तो वही चीज़ है, यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ भोजन करेंगे, प्रस्ताव की बात है। फिर अगला क्या कहा गया? यू शैल हैव योर वे, मतलब तुम्हारे रास्ते से, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से गुजरना होगा। तुम्हें इसमें नहीं है बेटा, तो तुम्हें आप लोग बढ़ा लेना, या आपको, अब चूंकि तुम्हारे लिखा है तो तुम्हें कर लो। तुम्हें तुम्हारे रास्ते से गुजरना होगा, या अपने तरीके से तुम्हें जाना होगा। तो इसमें क्या कह रहा है? लास्ट वाले वाक्य में अगर हम देखें तो ये सुझाव बता रहा है, भाई आपका रास्ता जो है, आपको अपना रास्ता खुद ही पार करना होगा। कोई दूसरा आपके रास्ते को पार करने के लिए नहीं आएगा। दूसरा आपको सुझाव दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा। तो आई मतलब शैल और विल में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। बस फ़र्क इतना है, स्पीकिंग में तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम जनरली पढ़ेंगे एकेडमिक में ग्रामेटिकल तरीके से, तो वहाँ आई और वी के साथ शैल होता है, अन्य के साथ विल होता है। लेकिन अगर वाक्य में धमकी या दृढ़ निश्चय है तो आई और वी के साथ में विल, बाकी सबके साथ में शैल का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखते हैं बेटा यूज़ ऑफ नीड, नीड के बारे में देख लेते हैं। नीड भी आपका मॉडल एक्सिलरी के रूप में प्रयोग होता है। हालांकि नीड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ज़रूरत या आवश्यकता होती है। और ये क्या होता है बेटा? तो ये आपको वर्ब, मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर नीड का प्रयोग हिंदी में ज़रूरत या आवश्यकता दर्शाने के लिए किया जाता है। यह क्या करता है? यह किसी चीज़ की आवश्यकता को व्यक्त करता है। ये क्या करता है बेटा? तो यह किसी चीज़ की आवश्यकता को व्यक्त करता है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब देखो नीड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तो क्या हो गया? आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। या फिर मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू ड्रिंक वाटर। या फिर मुझे खाने की ज़रूरत है, तो आई नीड टू ईट समथिंग। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, देखिए इसमें मदद करना भी एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन यहाँ इसको नाउन के रूप में बना लिया गया। यहाँ पर ड्रिंक है, पीने, मेन कार्य क्या हो रहा है? पीने का। पीने की आवश्यकता दर्शाने के लिए नीड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी लिया गया, और टू ड्रिंक इसको इन्फिनिटिव बना दिया गया। ऐसे ही नीड के बाद में टू ईट को इन्फिनिटिव बना दिया गया। अब हम लोग चलेंगे नीडेंट का प्रयोग। तो नीडेंट वाले प्रयोग में देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नीड वाला तो आसान है, लेकिन नीडेंट वाला हालांकि उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नीडेंट का अर्थ ज़रूरत नहीं है या आवश्यक नहीं है होता है। जैसे नीडेंट है क्या है? नीड नॉट का संक्षिप्त फॉर्म है। यह एक संक्षिप्त रूप है जो डू नॉट नीड टू या डज नॉट नीड टू को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? डू नॉट नीड टू या फिर डज नॉट नीड टू, यानी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दर्शाता है। नीडेंट का उपयोग मुख्य रूप से नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर होगा? या तो अब प्रश्नवाचक वाक्यों में होगा, या फिर किस में होगा बेटा? तो इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव में या फिर निगेटिव में होगा। जहाँ नॉट नीड या डू नॉट नीड का उपयोग किया जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ से समझना है कि अगर मतलब प्रश्नवाचक है या निगेटिव है तभी हम नीडेंट का प्रयोग करेंगे, और जनरल वाक्यों में नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल कह रहा है कि यू नीडेंट हरी। देखिए वाक्य आपका निगेटिव है ना, तो क्या कहा गया? यू मतलब तुम्हें, नीडेंट मतलब ज़रूरत नहीं है, और हरी मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करने की, यानी तुम्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कहा गया? ही नीडेंट हैव वेटेड फॉर मी। देखो नीड हैव लगा है तो वेट का थर्ड फॉर्म हो गया है, तो उसे, अब ही मतलब उसे हो गया,
और नीडेंट मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा या आवश्यकता नहीं पड़ी, हैव यानी इंतज़ार करने का, उसे मेरा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर कहा गया नीडेंट वी गो, क्या हमें जाने की ज़रूरत है, यानी नहीं है। तो यहाँ पर नीडेंट लगा है, तो इन सब को आप लोगों को मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव में है तो नीड वी नॉट नहीं होगा, नीडेंट वी होगा, नीड वी नॉट नहीं होगा, नीडेंट वी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आशा है अब तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर इतने में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोग बेटा क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब चलते हैं यूज़ ऑफ डेयर। डेयर क्या है? देखिए, डेयर का उपयोग हिंदी में साहस, चुनौती या धृष्टता, धृष्टता मतलब क्या होता है, जैसे उद्दंडता पूर्वक कोई बात साहस में किया जा रहा हो के लिए किया जाता है। यह एक क्रिया है यानी वर्ब है, जिसका उपयोग वाक्य में अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। ठीक है, ये एक वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में है, और इसका उपयोग अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। डेयर का अर्थ साहस करना, हिम्मत करना या चुनौती देना भी हो सकता है। तो चलिए अलग अलग रूपों में कैसे हो सकता है इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या तुम उसे सच कहने की हिम्मत रखते हो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर डू मतलब रखते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू यू डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ। देखिए डेयर को यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। डू यू डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ, क्या तुम उसे मतलब सच कहने की हिम्मत रखते हो। फिर कह रहा है तुम्हें तुम्हारे पास ऐसा कहने की हिम्मत कैसे है, तो हाउ। अब यहाँ देखो डेयर जो है, यहाँ पर डेयर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया गया, यहाँ पर इसे मेन वर्ब के रूप में लिया गया था, लेकिन इस वाक्य में इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया जा रहा है। हाउ डेयर यू से दैट, तुम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे रखते हो। फिर देखो कह रहा है मैं उसकी बात मानने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट डेयर, यहाँ पर फिर इसको मेन वर्ब के रूप में लिया जा रहा है। टू लिसन टू हिज वर्ड्स, मतलब मैं उसकी बात मानने या सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। तो आशा है डेयर वाला आपको समझ में आया होगा, यानी डेयर आपका जो है ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूपों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग बेटा देखेंगे मे हैव। मे हैव क्या है, तो मे हैव को पहले समझ लीजिए कि मे हैव का उपयोग हिंदी में हो सकता है या हो सकता है कि के अर्थ में किया जाता है। या तो हो सकता है लिखा जाएगा या फिर हो सकता है कि लिखा जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि यह किसी क्रिया के होने की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, कोई भी क्रिया है तो उसके होने की संभावना को व्यक्त कर रहा है कि कार्य हो चुका होगा, ऐसी आशा की जाती है, संभावना किया जाता है। खासकर जब हम निश्चित नहीं होते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मे हैव का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर हम लोग संभावित रहते हैं, संभावना करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल कह रहा है कि ही मे हैव गॉन टू द स्टोर, यानी वह स्टोर जा सकता है या फिर वह दुकान पर गया होगा। क्या कहा कि वह स्टोर पर जा सकता है, दुकान पर जा सकता है या फिर वह दुकान पर गया होगा, ये संभावना की बात हो रही है। फिर क्या कहा गया, सी मे हैव बीन लेट, मतलब वह देर से आ सकती थी। देखिए बीन लग गया, पास्ट में चला गया, तो क्या हो गया, वह देर से आ सकती थी। अब इसके बाद में दे मे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नाउ, दे मतलब उन्होंने, मे है मतलब कर लिया होगा, मे है फिनिश मतलब पूरा कर लिया होगा, द प्रोजेक्ट मतलब कार्य को, बाय नाउ यानी अब तक उन्होंने कार्य को पूरा कर लिया होगा। तो ये तीनों टेंस में लग सकता है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में। बस केवल ये है कि आपके अंदर निश्चितता नहीं होनी चाहिए कि ये कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसमें आपका कन्फ्यूज़न बना रहना चाहिए। जब आपका कन्फ्यूज़न बना रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, मे हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि यहाँ पर गॉन लगा हुआ है, यहाँ पर बीन लगा हुआ है और यहाँ पर फिनिश्ड लगा हुआ है।
मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा मे हैव के साथ में। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हैड बेटर। ये भी आपका एक मॉडल एक्सिलरी है, हैड बेटर। तो हैड बेटर का उपयोग क्या होता है, बेहतर होगा या अच्छा होगा, इसके अर्थ में किया जाता है। ठीक है, या तो हम जब हमें कहना होगा बेहतर होगा या फिर अच्छा होगा। अब ध्यान ये रखना है कि यह सलाह या सुझाव देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी लोग पहुंचते हैं और सुझाव देने लगते हैं कि इसको ऐसा करो तो अच्छा और अच्छा होगा, कहते हैं ना। तो जब ऐसी स्थिति बनती है कि मतलब कोई जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कार्य को ठीक ढंग से कर रहा है, लेकिन अगर मेरी सलाह मान ले तो और बेहतर होगा, तो इस स्थिति के लिए क्या करते हैं बेटा, हैड बेटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह एक मजबूत सलाह होती है, मतलब एक ऐसी सलाह होती है जिसे आप मानने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसमें थोड़ी सी धमकी का भाव भी होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है यू हैड बेटर गो नाउ, मतलब तुम्हें अब चले जाना बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं नहीं अभी मैं रुकूंगा, तो क्या कहते हैं, अब तुम चले जाओ यही ठीक होगा तुम्हारे लिए, कहते हो ना। जैसे किसी बात के लिए आप डांट करके कहते हो कि अब तुम ऐसा ही करो यही बेहतर है। मान लीजिए आप विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि अब तुम स्कूल चले ही जाओ, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। मतलब वो सुझाव दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर धमकी का भाव है। फिर ऐसे कह दिया गया यू हैड बेटर नॉट डू दैट, मतलब तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। देखिए इसको थोड़ा भावनात्मक रूप से यानी बढ़ा दिया गया। हम इसको ऐसे सीधा ऐसे भी कह सकते थे कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, या फिर मैं कह सकता था बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दोनों भावों को एक साथ कर दिया गया कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, ऐसा बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। तो बेटा आशा है अब तक आप लोगों को आज जितना भी पढ़ाया गया है ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अवगत कराएं कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यूज़ ऑफ वुड की ओर। यूज़ ऑफ वुड ये क्या कह रहा है, तो वुड का प्रयोग मुख्य रूप से काल्पनिक स्थिति, विनम्र अनुरोध और अतीत में दोहराई गई आदत, यानी कि क्या कह सकते हैं कि भूतकाल की जो नियमित आदत होती है उसके लिए हमने आपको यूज्ड टू पढ़ाया था। यूज्ड टू आप चाहे लगाएं चाहे वुड लगाएं, दोनों लग सकता है, में की गई क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, विनम्र निवेदन के लिए, कोई काल्पनिक स्थिति है, या फिर भूतकाल में नियमित आदत के लिए हम लोग का क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया भर की यात्रा करता। देखिए ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इस वाक्य में बेटा क्या कहा गया, इस वाक्य में कहा जा रहा है कल्पना की बात हो रही है, काल्पनिक घटना की बात हो रही है कि इफ़ आई वेयर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की यात्रा करता, पूरे विश्व की यात्रा करता। तो वुड का प्रयोग देखो लग गया ना। फिर कह दिए जब मैं छोटा था तो मैं हर दिन स्कूल में देर से जाता था। ये क्या है, ये नियमित आदत है, एक दिन की बात नहीं हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है। यानी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, आई वुड गो टू स्कूल लेट एवरी डे, तो मैं प्रतिदिन स्कूल देर से जाता था। इस वाले वाक्य में जो आपका ये दूसरा वाला वाक्य है, इस दूसरे वाले वाक्य में वुड के जगह पर आप अगर यूज्ड टू भी कर देंगे ना, तब भी आपका गलत नहीं होगा। चाहे वुड लगाओ चाहे यूज्ड टू, क्योंकि यहाँ पर नियमित आदत की बात हो रही है। तो बेटा ये आज हम लोगों का क्लास रहा। आपको ये क्लास कैसा लगा इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोगों ने अगर अब तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा और उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि वह भी क्लास को देखते रहें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कितना, मतलब आपको ये क्लास कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। और समस्त पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम
में ज़रूर जुड़े बेटा। टेलीग्राम में जुड़ने से वहाँ से आपको समस्त PDF क्लास नोट्स ये सारी चीज़ें आपको वहीं से प्राप्त हो जाएंगी। कोई भी डाउट सेशन है तो आप चाहे यहाँ पर आप डाउट में कमेंट में बताएं या उसके बारे में बताएं। कल आप लोगों को पूरे मॉडल एक्सेलरी का एक मैराथन क्लास देंगे, उसके बाद तब फिर इसका MCQ लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।